अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 की वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि मैंने पहले इस पर वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं, लेकिन उस वक्त मैं बोर्ड की वजह से बना रहा था। अब क्योंकि मैंने अपने चैनल को डिजिटलाइज कर दिया हुआ है और प्रेजेंटेशन के जरिए वीडियोज़ बनाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जी स्टैटिस्टिक्स की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी आप डिजिटल प्रेजेंटेशन वाले लेक्चर्स बनाएँ। तो आज उसका आगाज़ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अब स्टैटिस्टिक्स के भी तमाम रिमेनिंग चैप्टर्स के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो आप इसी तरह वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। ग्रेड 11 स्टैटिस्टिक्स वर्ड प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी टॉपिक का नाम है। पहली वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3.2। द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। यानी ये रिलेशनशिप बताया हुआ है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमने, पूछा है कि व्हाट सिचुएशन दीज आर इक्वल, अंडर व्हाट सिचुएशन दीज आर इक्वल। कि नॉर्मली अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर तो होता है, लेकिन जब इक्वल कब होंगे तो उसका जवाब यह है द थ्री मीन्स आर इक्वल इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा आर आइडेंटिकल। यानी जो डाटा की अगर सारी वैल्यूज़ एक जैसी होंगी यानी कांस्टेंट होंगी, तब उसका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इक्वल होता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिए मैंने कि ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ नहीं है, मैंने 4 वैल्यूज 3 3 यानी एक ही जैसी वैल्यू आपने लेनी, 3 3 ले लें, 2 2 ले लें, 1 1 ले लें, 10 ले लें, के ले लें, वट एवर। जब एक ही जैसी वैल्यूज़ होंगी तो इसका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल आएंगे। देखें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। तो 3 + 3 + 3 + 3 12, 12 डिवाइड बाई 4 किया तो देखें 3 आ गया। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, क्योंकि 4 टाइम्स हैं तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, उसका फोर्थ रूट ले लें, तो 81 का फोर्थ रूट लेंगे तो अगेन 3 आ गया। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है n ओवर समेशन 1 ओवर x, यानी 4 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3 एंड प्लस 1 ओवर 3, यानी 4 दफ़ा इसको लिख के प्लस किया तो आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो आंसर आया 3। यानी ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन उस वक्त इक्वल होते हैं जब एक ही वैल्यू हो, यानी डाटा की जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट हो, तो उस सूरत में तीनों का आंसर एक जैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.3। अ मैन ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर हैज़ 5 स्टेजेस। एक शख्स है जो 500 किलोमीटर जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन 5 स्टेजेस, यानी 5 मरहलों में, एट इक्वल इंटरवल्स। The speed of man was observed to be 10, 16, 20, 14 and 15 किलोमीटर पर आवर. Find his average speed. ये भी आपको बताया कि जब भी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस फाइंड करना होगा, द अप्रोप्रिएट एवरेज इज ऑलवेज हार्मोनिक मीन। तो जो वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास 10, 16, 20, 14, 15, इसको कॉलमर फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर इनके रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी 1 ओवर एक्स, यानी 1 ओवर 10, फिर 1 ओवर 16, फिर 1 ओवर 20, 1 ओवर 14 और 1 ओवर 15 किया, तो ये हमारे पास 1 ओवर एक्स यानी इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू आ गई। इसमें एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने रेसिप्रोकल या लॉग लेना होता है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, अगर उससे कम हो तो फिर आपने उसको 4 डिजिट पूरे करने होते हैं। तो देखिए 1 ओवर 10 तो 0.1 है, फिर इस तरह 16 को जब डिवाइड किया तो 0.0625 आ गया, फिर 20 को किया तो 0.05, फिर 14 को किया तो 0.0714, ये 4 डिजिट तक राउंडेड फिगर ले ली, फिर इसका टोटल लगा लिया तो ये 1 ओवर एक्स का टोटल आ गया। अब फार्मूला लिखें हार्मोनिक मीन का, द अप्रोप्रिएट एवरेज इज हार्मोनिक मीन, क्योंकि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस जब भी निकालना हो तो अप्रोप्रिएट एवरेज हमेशा हार्मोनिक मीन होती है। तो एच इज इक्वल टू एन ओवर समेशन 1 ओवर एक्स, तो समेशन 1 ओवर एक्स हमारे पास आया 0.3506, वैल्यूज पुट कर दें तो 5 डिवाइडेड बाई 0.3506 किया, आंसर आ गया हमारे पास 14.26 किलोमीटर पर आवर। हैंस द एवरेज स्पीड वुड बी 14.26 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.9। For a certain frequency distribution, mean and median are 45 and 36 respectively. Find mode using empirical relation. तो empirical relation क्या होता है कि mode is equal to 3 times median minus 2 times mean होता है। तो इस empirical relation की मदद से उसने कहा mode की वैल्यू फाइंड करें, तो लिखेंगे as we know that mode is equal to 3 times median minus 2 times mean, वैल्यूज पुट कर दें, मीडियन की वैल्यू है 36, मीन की वैल्यू है 45, सो 3 टाइम्स 36 किया तो आ गया 108,
और फिर 2 टाइम्स 45 किया तो 90, तो 108 माइनस 90 करेंगे तो 18। सो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मोड इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 45 एंड मीडियन इज 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। अगेन बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन था, वही फार्मूला लगेगा। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। वैल्यूज गिवन है, सिर्फ फर्क है ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में, ऊपर मीडियन की वैल्यू 36 थी, यहाँ पे 30 है, बाकी उसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो 90 माइनस 90 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। सो मोड, द वैल्यू ऑफ मोड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट question number 3.10, Bilal gets a rise of 10% in his salary at the end of first year of his service। यानी बिलाल जिस कंपनी में भी काम करता है, एक साल गुजरने के बाद उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ। फर्दर राइज ऑफ 20% एंड 25% एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। यानी पहले साल उसकी सैलरी में 10% इजाफा हुआ, दूसरे साल में 20% और फिर तीसरे साल में 25% उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई। The rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year, कि जो उसके साल के शुरू में उसकी सैलरी थी उसकी बेस पे परसेंटेज चेंज हमने चेक करनी है। टू व्हाट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन दिस इक्विवेलेंट, यानी वो कहता है कि उसकी एनुअल परसेंटेज इंक्रीज क्या होगी जो कि इन सारे को इक्वल होगी। यानी सिंपल वर्ड्स में कि बिलाल जिस कंपनी में काम करता है, जो साल में शुरू में उसकी सैलरी थी, साल के एंड पे उसमें 10% इजाफा हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर 20% इजाफा हुआ, फिर उससे नेक्स्ट ईयर उसके 25% सैलरी में इंक्रीज़ हो गया। हमने ओवरऑल परसेंटेज, एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़ को कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालनी होगी, द एप्रोप्रिएट एवरेज इज़ ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इन तमाम वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, लेकिन उसको निकालने से पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट बिलाल्स सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या उसकी इनिशियल सैलरी जो है वो ₹100 थी। अगर उसकी साल के शुरू में ₹100 सैलरी है तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी हो जाएगी, 10% इंक्रीज हो जाएगी, यानी 100 + 10 यानी 110 हो जाएगी। सिमिलरली दूसरे साल अगर उसकी सैलरी 100 थी तो उसमें कितना इजाफा होगा, 20%। तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगी, 100 + 20 यानी 120 हो जाएगी। सिमिलरली एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हिज सैलरी वुड बी 125। अब हमारे पास आ गया कि पहले साल उसकी सैलरी में इजाफे के बाद 110 हो जाएगी, दूसरे साल 120 और तीसरे साल 125। सो एप्रोप्रिएट एवरेज इज ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ और उसका nth रूट, क्योंकि यहाँ पे 3 साल हैं, 1 2 3, तो इसका उसका क्यूब रूट ले लेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 110 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 125, इसका प्रोडक्ट लिया तो आया 16,50,000, उसका क्यूब रूट लिया तो आंसर आया हमारे पास 118.16। अब ये आई है उसकी ओवरऑल परसेंटेज, लेकिन हमने क्या निकालनी है कि इंक्रीज कितना हुआ है। तो उसकी इनिशियल सैलरी थी 100, अब कितनी हो गई है 118.16। तो 118.16 में से 100 को माइनस कर देंगे तो वो उसका परसेंटेज एनुअल इंक्रीज आ जाएगा। सो एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 118.16 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 18.16%। यानी जब भी हमने एनुअल इंक्रीज या एनुअल डिक्रीज निकालनी, उसका रेट निकालना हो, तो हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन का जो आंसर आएगा अगर वो 100 से ज़्यादा आ रहा है तो 100 से जितना ज़्यादा आ रहा है वो उसका परसेंटेज इंक्रीज को शो कर रहा होगा, और अगर ये आंसर 100 से कम आता तो वो डिक्रीज को शो कर रहा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने परसेंटेज इंक्रीज निकालना था, तो 118.16 में से उसकी इनिशियल सैलरी जो हमने एज्यूम की हुई थी 100 वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल एनुअल परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगी।